केंद्र सरकार का जहां तक प्रश्न है, हमारे प्रधानमंत्री का, बहनों भाइयों, करिश्माई काम किया है उन्होंने भारत के अंदर। प्रधानमंत्री बनते ही यह संकल्प लिया था 2022 समाप्त होते होते हमारी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान में एक परिवार भी शेष न बचे जिसे अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए बहनों भाइयों, और उसमें काफी हद तक हम लोगों ने काफी कामयाबी हासिल की। लेकिन छोटी बात नहीं है, बहुत सारी बात। आयुष्मान भारत, पैसे के अभाव में कोई मरने नहीं पाएगा, गारंटी है इस बात की। यह योजना भी हमारी सरकार ने प्रारंभ की। गरीब परिवारों की माताएं बहनें, इनको बाहर जाना पड़ता था नित्य क्रिया के लिए। कौन छोटी सी इन सब सारी चीजों की चिंता देश का प्रधानमंत्री करेगा, देश की सरकार करेगी, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो फैसला कर लिया कि हिंदुस्तान का एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार के घर में शौचालय नहीं बन जाएगा। और बहनों भाइयों, शौचालय भी माताएं बहनें 2-2, 3-3 घड़े सिर पर रखकर 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर की यात्रा कर रही हैं, पानी लेकर आ रही हैं। इस दर्द को किसने समझा? आजाद भारत के इतिहास में बहनों भाइयों पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने इस दर्द को समझा। और हिमाचल में भी यह योजना जयराम सिंह जी ठाकुर ने प्रारंभ की है। और बहनों भाइयों, कुछ स्थानों पर तो पहुंच गया है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर कि काम हो रहा है। निर्धारित समय के अंदर वह भी पूरा होकर रहेगा। इस क्षेत्र में काम शुरू हो गया कि नहीं? हर घर में नल आज शुरू हो गया है? हो गया? जरा हाथ उठा दीजिए। मैं अरे वाह, कमाल है। यह सब चीजें छोटी चीजें नहीं हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना, सब तो सब छोड़िए। जिस समय कोरोना का संकट था, कोरोना के संकट के दौरान जब नौकरी चली गई थी, लोगों के रोजगार समाप्त हो गए थे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, चेन्नई से आ रहे थे, पैदल चल पड़े थे अपने गांवों के लिए। संकट पैदा हो गया था, भूखमरी का संकट पैदा हो गया। उस समय फैसला किया कि हम हिंदुस्तान में किसी एक भी गरीब को भूख के कारण नहीं मरने देंगे। और बहनों भाइयों, सबको राशन मुहैया कराना प्रारंभ किया और आज तक वह सिलसिला चल रहा है। 80 करोड़ लोगों को वह राशन मुहैया कराया जा रहा है। यहां भी मिल रहा है लोगों को ना, और मैं देख रहा हूं मिल ही नहीं रहा है अब तो। अरे भारत माता की तो जय, लेकिन एक परिवार में यदि 4 लोग हैं तो चारों लोगों को मिल रहा है 20-20 किलो, और खाते भी नहीं है बल्कि बेचते भी। ये सही बात है कि नहीं? ये सही बात और बतलाइए, आप ये कल्पना कर सकते हैं? देश का विकास होना चाहिए, देश तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए, ये सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने की हमारी सरकार ने कोशिश की है। मैं यह दावा नहीं करता कि 100% भ्रष्टाचार एकदम बिल्कुल नीचे तक सफाया हो गया, साफ हो गया, यह मैं कोई दावा नहीं करना चाहता, लेकिन भ्रष्टाचार पर चोट पहुंचाई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं कह रहा हूं, राजीव गांधी जी ने कहा था, क्या करें, मैं मजबूर हूं, 100 पैसा मैं दिल्ली से भेजता हूं, नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेब में बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है, शेष पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये राजीव गांधी जी ने कहा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने मजबूरी जाहिर नहीं की। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की, जनधन योजना के अंतर्गत हिंदुस्तान में लोगों के बैंकों में खाते खुल गए। बहनों भाइयों, यदि आज 100 पैसा दिल्ली से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपके खाते में पहुंचता है। भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता है, भ्रष्टाचार केवल कार्रवाई करके समाप्त नहीं किया जा सकता है। भ्रष्टाचार
पर अंकुश लगाना है, समाप्त करना है, तो सिस्टम में, व्यवस्था में परिवर्तन लाकर ही भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। और यह काम भी हमारी सरकार ने किया। यह कोई हमारी छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। कोरोना के संकट के दौरान बतलाइए, गैस सिलेंडर नहीं थे, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। शायद यहां पर भी, हिमाचल प्रदेश में भी 2-4 ऑक्सीजन के प्लांट रहे होंगे, लेकिन यहां नहीं रहे होंगे। लेकिन मुझे बतलाया गया सैकड़ों, मैं, हमारे पास वो फिगर नहीं है, यहां ऑक्सीजन प्लांट बन गए, हजारों की संख्या में यहां पर ऑक्सीजन के लिए वेंटिलेटर्स हॉस्पिटल तक पहुंच गए, सिलेंडर्स पहुंच गए, सारे देश भर में हुआ है। और बहनों भाइयों, जिस तरीके से हमारी सरकार ने कोरोना के संकट पर विजय प्राप्त करने में जो कार्रवाई की है, आपको जानकर यह प्रशंसा होगी कि दुनिया के माने जाने एक संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यदि दुनिया के किसी एक देश की प्रशंसा की है तो केवल भारत देश की प्रशंसा की है। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है। इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था के बारे में भी आप सोचिए, हालत कैसे थे। जिस समय प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, उस समय अर्थव्यवस्था के आकार, साइज ऑफ इकोनॉमी, इसके मामले में भारत 9वें-10वें स्थान पर आता था। 8 साल के अंदर वह करिश्मा हो गया, जिसमें 2 साल कोरोना का ही निकाल दीजिए तो 6 साल के अंदर ही वह करिश्मा हो गया। बहनों भाइयों, कि हमारा देश अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो 9वें-10वें स्थान पर आता था, आज वह 5वें स्थान पर पहुंच गया है, दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। और मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं है, 8 से लेकर 10 वर्षों के अंदर हमारा यह भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और यही सिलसिला इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा। बहनों भाइयों, यह भी संभावना हो सकती है, कोई यह कह सकता है कि हम कुछ जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन किसी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अमृतकाल समाप्त होते होते, यानी 2047, या आजादी हासिल किए हुए 100 साल पूरे होंगे, कहीं ऐसा न हो जाए कि दुनिया अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंच जाए। इस संभावना को भी नकारा नहीं। लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, आलू की कीमत बढ़ रही, प्याज की कीमत बढ़ गई। बहनों भाइयों, कोरोना में कौन सा दुनिया का देश ऐसा है जो कि प्रभावित ना हुआ। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, जाकर कोई देखे वहां पर। अमेरिका में महंगाई की हालत क्या है, 12% से ऊपर है, लेकिन हम लोगों ने 7-7.5% मैक्सिमम, इससे महंगाई को नहीं बढ़ने दिया। और जिस तरीके से महंगाई पर भी काबू पाने में हमारे प्रधानमंत्री ने कोशिश की है बहनों भाइयों, उसके साथ साथ अन्य भी जितने भी काम किए हैं, उसको देखते हुए दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं। पढ़ा है कि नहीं अखबारों में? रूस के भी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है। और बहनों भाइयों, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं, भारत के नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं, तो हर भारतवासी का सीना अपने आप चौड़ा हो जाता है। बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की हनक बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को दुनिया गंभीरतापूर्वक सुनती नहीं थी, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत भारत की बनी है, यह हनक सारी दुनिया में भारत की बनी है। बहनों भाइयों, मैं आप सभी से यह अपील करना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश ये शौर्य, पराक्रम और साहस की धरती है।
यहां की हवा में वीरता और बलिदान की अनेकानेक कहानियां स्वतः तैरती रहती है। गजब की धरती है। सेना में भी बड़ी संख्या में नौजवान इस छोटे से राज्य से निकल कर जाते हैं। करिश्माई काम किया है। वीरता और बलिदान के मामले में हिमाचल प्रदेश बेजोड़ है। मैं कितने लोगों का नाम दूं? मेजर में सोमनाथ शर्मा, मेजर धन सिंह थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा, मेरे बहुत सारे नाम। और हमारे पूर्व सैनिक, मैं कभी कभी जज्बा देखता हूं अपने पूर्व सैनिकों का जो जल्दी रिटायर होकर आए हैं, बल्कि जिनकी उम्र भी मैं देखता हूं 58-60 साल की हो गई है, पूर्व सैनिक हैं। उनके बीच जब मैं जाता हूं, उनसे भी जब चर्चा होती है, कहां साहब यदि सीमा पर जरूरत होगी तो आज फिर से हम सीमा पर जाने को तैयार है। बहनों भाई, 60 साल में भी, 60 साल की उम्र में भी वो जवानी उनके अंदर देखने को मिलती है। यह है भारत, यह है भारत। अब ऐसा नहीं है कोई भारत को जो चाहे वैसे आंख दिखा दे। जमाना लद गया। 2020 में चीन के साथ जो कुछ भी हुआ था, मैं खुलकर बोल नहीं सकता, लेकिन बहनों भाइयों, हमारे देश की सेना के जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, बहनों भाई, गर्व के साथ हम लोगों का सीना फूल जाता है कि किस प्रकार से उन्होंने हिम्मत और साहस से काम लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील कर रहा हूं कि हिमाचल का जहां तक प्रश्न है, हिमाचल के प्रति हमारे प्रधानमंत्री का, मोदी जी का भी लगाव है। अटल जी भी, हमारे 2 प्रधानमंत्री हुए, अटल जी और मोदी जी। अटल जी का भी हिमाचल के प्रति कैसा लगाव था, यह बतलाने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चे बच्चे जानते हैं। मोदी जी का कैसा है मुझे मालूम है। जिस समय हिमाचल के प्रभारी बने थे, तो यह संगठन से कहा था उन्होंने, भाई अन्य जगह का जहां मुझे बनाना होगा बना दीजिएगा, लेकिन हिमाचल में मैं जरूर रहना चाहूंगा, हिमाचल में मैं जरूर रहना चाहूंगा। राज्य छोटा सा, लेकिन भावनात्मक लगाओ इस राज्य के साथ कितना है। एम्स हो गया हिमाचल में, IIM हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIT हो गया, 6 मेडिकल कॉलेज खुल गए। और बहनों भाइयों, हमारी सरकार का संकल्प है, हिंदुस्तान का एक भी जनपद नहीं बचेगा जहां पर कि कोई मेडिकल कॉलेज न हो जाए। एक जनपद भी शेष नहीं बचेगा। इतने सारे काम हुए। और यहां तो मुझे बताया गया 6 मेडिकल कॉलेज बन गए। धड़ाधड़ काम होते जा रहे हैं। यहां पर अब तो ट्रेन भी चलने लगी है ना, वंदे भारत। पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती। रमेश जी, अभी बैठ के चले जाइए घर में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बन गई, देहरा में यहीं बन गई। इतना कुछ किया होगा रमेश जी ने करने। मैंने भाइयों, छोटी बात नहीं है। अब देखिए, छोटा सा राज्य है और सामान्यतः राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को बनाया जाता है तो बड़े राज्य के जो बहुत ऐसे वो लोग रहते हैं उनको बनाते हैं। भाई हमको इसलिए बनाया कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य का मैं मुख्यमंत्री रहा, वहां सब पॉपुलेशन वहां की बहुत अधिक है। लेकिन नड्डा जी, JP नड्डा जी, छोटे से राज्य के व्यक्ति को सत्ताधारी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, यह कहीं हो सकता है बहनों भाइयों, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल में स्थान बहुत खूबसूरती के साथ काम कर रहे हैं। और मैंने भाइयों, मैं देख रहा हूं, वैसे आपके मुख्यमंत्री के बारे में कोई चाहे जो कुछ भी कहे, आज से नहीं, मैं वर्षों से जानता हूं। जब पहली बार वो चुनाव लड़ रहे थे तब उनके घर में गया था, भीगते हुए पानी में उनके यहां मैंने सार्वजनिक सभा की है। सामान्य परिवार से आते हैं,
ठीक है, कोई विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, कोई कह सकता है कि इनको इतना काम करना चाहिए था, नहीं किया, इतना और कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा था, यह तो लगा रहेगा। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे जयराम ठाकुर पर उंगली उठाकर कोई नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह कोई नहीं कह सकता है बहनों। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, करिए। भारतीय जनता पार्टी इस देश के विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी काम कर रही है। कभी आपने सोचा था कि अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनकर खड़ा हो जाएगा? अयोध्या में भव्य राम का मंदिर 2023 तक पूरा हो जाएगा। जरूर जाइएगा दर्शन करने। टेलीविजन पर देखा होगा जो बन रहा है, थोड़ा बहुत देखा है कि नहीं? कभी आपने सोचा था उज्जैन का महाकाल का यह भव्य स्वरूप हमको अपनी आंखों से देखने को मिलेगा? क्या आपने सोचा था काशी विश्वनाथ का इतना भव्य स्वरूप ऐसा कॉरिडोर बनकर जो है तैयार हो जाएगा? बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ। बहनों भाइयों, हमारी संस्कृति दुनिया की अद्भुत संस्कृति है। यह संस्कृति हमारी विलुप्त नहीं होनी चाहिए और किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी से विलुप्त नहीं होने देगी। क्यों नहीं होने देगी? दुनिया की अकेली संस्कृति है भारतीय संस्कृति, जिसको मानने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत के सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। यह काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसलिए बहनों भाइयों, मैं कहने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि आप सबका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और रक्षा का जहां तक संबंध है, आश्वस्त रहिए, आश्वस्त रहिए। जो आंख उठाएगा, जो करना चाहिए, वही होगा। और भारत को तो हम लोग आत्मनिर्भर बना ही रहे हैं रक्षा मामले में। पहले कुछ भी होता था, बंदूक बाहर से, राइफल बाहर से, गोले बारूद बाहर से, टैंक बाहर से, हेलीकॉप्टर बाहर से, फाइटर प्लेन बाहर से। अब हम लोगों ने फैसला किया है, हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है, अब चीजें भारत में बननी चाहिए, भारतवासियों के हाथों से बननी चाहिए। अब केवल भारत के लिए नहीं बननी चाहिए, सारी दुनिया के लिए भारत की धरती पर बननी चाहिए। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत में बनाओ, सारे विश्व के लिए बनाओ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 900 करोड़ जब हम लोग 2014 में गवर्नमेंट बनी थी, 900 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था, यानी दुनिया को हम भेजते थे कुछ सामान। कोई छोटे मोटे देश मांग लेते थे, था ही नहीं, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? इस 8 साल में 2 साल तो कोरोना को माइनस कर दीजिए, 6 साल के अंदर ही जानते हैं लगभग 18-20 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट हमारा पहुंचने जा रहा है। और 2025 तक तो 40,000 करोड़ से ऊपर जाएंगे। और 2047 समाप्त होते थे, 2.25 लाख करोड़ इसी भारत की धरती से हम दुनिया को जो है एक्सपोर्ट करेंगे रक्षा सामग्री। यह है बात। तो हमारे रमेश जी को जिता देंगे तो पक्का जिता देंगे। आप लोगों के चेहरे से तो यही लग रहा है जिता देंगे पक्का। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ जिता देंगे, रिकॉर्ड तोड़। तो फिर चलें कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं? बहनों भाइयों, आप सबसे मिलकर बेहद खुशी हुई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।